तो एक बार मैंने अपने टीचर से पूछा था कि स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। तो मैम ने बताया कि स्प्रिंग का मतलब होता है एक ऐसा मौसम जब चीजें नया होता है, हरा भरा होता है। तो मैंने ये सोच लिया कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता होगा कि कोई मौसम को चुरा के लेके चला गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा ये स्टोरी है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानी है दो बच्चों का, साहिब और मुकेश, जिन्होंने अपना बचपन खो दिया था अपने फैमिली की जिम्मेदारियों को उठाने के कारण और गरीबी के कारण। तो लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज कर रहा है वो होप, वो उम्मीद जो बच्चों के अंदर होता है, बट इन दोनों के अंदर नहीं था क्योंकि उन्होंने वो खो दिया था। हम शुरुआत करते हैं साहिब की स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो हमारा भाई साहिब एक रैट पिकर है, यानी कि कचरे उठाने वाला, जो कि वैसे तो था बांग्लादेश का कैपिटल ढाका से, जहां उसके पास हरे भरे खेत थे। बट फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे अपना देश छोड़ना पड़ता है। उसकी माँ ने कहा था उससे कि लगातार तूफान और फ्लड के कारण उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। और आज वो दिल्ली के पास पे एक स्लम एरिया है जिसका नाम सीमापुरी है, वहाँ अपने फैमिली के साथ रहता है। हमारी स्टोरी का शुरुआत होता है एक ऐसे सीन के साथ जहां हमें स्टोरी का ऑथर देखती है कि हर रोज उसके घर के पड़ोस पे सुबह सुबह साहिब कचरे उठाने आता है। अब ऑथर का नाम तुम मुझे बताओगे। अगर सिंगल नहीं बनना चाहते, बाबा बंगाली के श्राप से बचना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ऑथर का नाम क्या है जल्दी मुझे बताओ, वरना तो यार सिंगल ही बनना है तुम्हें मेरी तरह। अब सोच लो। खैर स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो हर रोज सुबह सुबह साहिब ऑथर के पड़ोस पे आता है कचरे उठाने के लिए। ऐसे एक सुबह को ऑथर साहिब को रुका के पूछती है तुम ये सब चीजें क्यों करते हो। तो साहिब आगे से जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। ऑथर कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। अब ये बात वो कह तो देती है, बट थोड़ी देर में उसे रिग्रेट फील होता है कि उसने ये क्या कह दिया। अगर वो जा पाता स्कूल तो ये सब चीजें थोड़ी करता। बट साहिब हंसते हुए जवाब देता है कि मेरे पड़ोस पे कोई स्कूल है ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कभी स्कूल बनाया तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर हमारा ऑथर पूछता है कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो साहिब हंसते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन मुलाकात होता है साहिब का ऑथर के साथ। साहिब दौड़े दौड़े ऑथर के पास आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। अब साहिब का ये बात सुन के ऑथर को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने एक छोटे से बच्चे के साथ झूठा वादा किया। फिर वो सोचती है कि इन जैसे बच्चों के साथ तो हर रोज कोई ऐसे झूठे वादे करते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा बड़ा गलती किया नहीं है। अपनी गलती को जस्टिफाई कर रही होती है और कहती है स्कूल बनने पे थोड़ा टाइम लगता है। भाई गजब है, झूठा वादा करना ना इन बड़े लोगों से सीखो। जब मैं छोटा था मेरे मम्मी ने तो मेरे साथ कितने सारे झूठे वादे किए, स्पेशली जब हम कहीं घूमने निकलते थे ना और मुझे कोई चीज पसंद आ गया, चाहिए, मम्मी कहती थी कि अगले बार दिला दूंगा। वो अगले बार भाई साहब अभी तक नहीं आया। तो मैं साहिब का दुख दिल से समझ सकता हूँ। ऐसे कुछ महीने बीतते हैं और अब ऑथर साहिब को अच्छी तरीके से जान चुका था। उसे ये भी मालूम चल चुका था कि साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट ये बात शायद साहिब को नहीं पता था, क्योंकि साहिब का जो कंडीशन था ना वो भी कुछ ऐसा ही था। ना उसके पैरों पे चप्पल था और जो उसने कपड़े भी पहने थे वो भी गंदा था, फटा हुआ था। उसे कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। अब कुछ महीने बीतने के बाद अब ऑथर को सिर्फ साहिब के बारे में नहीं, साहिब के जितने दोस्त थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल चुका था। साहिब और उसके दोस्त मॉर्निंग बर्ड की तरह थे। सुबह होते ही नंगे पैर दौड़े दौड़े सड़कों पे इधर उधर कचरा उठाते रहेगा और जैसे ही शाम होगा वो अपने घर चले जाते थे। ऐसे एक दिन ऑथर ने साहिब के एक दोस्त को पूछा कि तुम बिना चप्पल के ऐसे क्यों घूमते हो। तो उसने जवाब दिया मेरे मम्मी ने चप्पल को शेल के ऊपर में रखा हुआ है, उतार के देती नहीं तो मैं पहनूं कैसे। बगल में खड़ा हुआ दूसरा बच्चा कहता है अगर वो उतार के दे भी देना फिर भी तू फेंक देगा। फिर ऑथर जब उसकी तरफ देखती है तो उसने चप्पल तो पहना हुआ था बट मिसमैच वाला चप्पल था, एक पैर में कोई और चप्पल, एक पैर में कोई और चप्पल। जब पूछती है ऑथर ऐसा क्यों पहना तुमने, वो कुछ कहता नहीं है, एम्बैरस हो जाता है। और जो तीसरा बच्चा होता है वो तो कहता है मुझे तो जूते पहनने हैं। बट उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी भी उसने जूते आज तक पहना होगा। अब ये सीन देख के मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर दया आ रहा है यार, कितने अच्छे यार वो लोग। कम से कम PS5 भी तो नहीं दिला रहे, बस दिला देते तो अच्छा रहता, बट बाकी चीजें तो दिला ही रहे। तो यार मैं अपने पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ यार, लव यू मॉम, लव यू डैड, बस अपने बेटे के एक ख्वाहिश पूरा कर दो, PS5 दिलवा दो प्लीज प्लीज यार। खैर स्टोरी में वापस आते हैं। अब ऑथर सोच रही होती है कि उसने ना देश भर ट्रैवल किया है और उसने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि शहर से लेके गांव के सड़कों तक बच्चे ऐसे ही नंगे पैरों पे घूमते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया जाता है कि ये गरीबी के कारण नहीं, उनका ट्रेडिशन है। बट ऑथर का मानना कुछ और था। ऑथर मानती है कि ये कंडीशन बस गरीबी के कारण ही हो सकता है। उसे याद आता है एक इंसान का कहानी जो कि उदुपी से था। वो एक पुजारी का लड़का था और बचपन में जब भी वो स्कूल जा रहा होता था ना तो मंदिर के पास रुक कर भगवान को विश करता था कि काश मेरे पास भी जूते दे दे भगवान। और 30 साल बाद जब वो उसी टेम्पल को विजिट करता है वो देखता है एक नया पुजारी है और जो उसका बेटा था वो फुल यूनिफॉर्म पे जूते सॉक्स बैग्स पहना हुआ था, जिससे वो कंक्लूड करता है हो सकता है पुजारी के बेटे को जूता मिल चुका था। बट आज भी कुछ ऐसे बच्चे लाइक मेरे पड़ोस का वो कचरे उठाने वाले बच्चे जिन्हें अब तक शूज नहीं मिला था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब ऑथर डिसाइड करती है कि वो साहिब के घर पे जाएगी, जो कि मैंने तुम्हें बताया सीमापुरी पे थी। अब थोड़ा बहुत अगर मैं तुम्हें सीमापुरी के बारे में बताऊं तो सीमापुरी एक स्लम एरिया है जो कि दिल्ली बॉर्डर के पास ही पे है। 1971 पे जो एक वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पे साहिब की फैमिली और जैसे कई और लोग बांग्लादेश से भाग भाग कर सीमापुरी में आके सेटल्ड हो जाते हैं। बहुत ही बुरे कंडीशन पे रहते थे यहाँ पे, कच्चे घरों पे टूटा फूटा टीना लगा हुआ या फिर प्लास्टिक का छत, न पीने को ढंग का पानी है, न ड्रेनेज सिस्टम है, न ही उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट ने बस उन्हें राशन कार्ड इशू करा था जिससे
जिससे कि वो वोट दे सकते थे और चावल दाल खरीद सकते थे राशन की दुकान से। सीमापुरी के लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा फूड मैटर करता था। अब हमारा ऑथर ऐसे गांव में घूम रही होती है और जाके वो मिलती है कुछ औरतों से और सवाल जवाब करती है कि आप लोगों ने अपना घर, मिट्टी, जमीन छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो, इस तरीके से क्यों रहते हो। तो उनमें से एक औरत जवाब देती है कि सीमापुरी में एटलीस्ट उन्हें खाना तो मिलता है, जहाँ वो रहते थे वहाँ तो उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था, रात को भी भूखा सोना होता था। आज यहाँ पे उन्हें जहाँ पे भी खाना मिलता है वहाँ पे वो टेंट गाड़ के अपना जिंदगी को जी रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी कचरे उठाकर उनका मदद कर रहे हैं और इसी तरीके से उनका जिंदगी चल रहा है। यहाँ पे विलेज के लोगों के लिए जो गार्बेज कचरा था ना, एक सर्वाइवल का जरिया था। वो कचरा उठाते थे, उसे देते थे, पैसा मिलता था और अपना जिंदगी जीते थे। बट बच्चों के लिए गाँव का ये कचरे उठाना कोई मैजिक से कम नहीं था, क्योंकि हर दिन बच्चों को कुछ नया मिलता था। वो एक्साइटेड रहते थे, पता नहीं कल क्या मिलेगा हमें। साहिब बताता है कि कभी उसे 1 रुपया मिल जाता था तो कभी 10 रुपया मिल जाता था। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो बच्चों के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह था, पता नहीं यहाँ से क्या निकल जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद फिर साहिब का मुलाकात होता है ऑथर के साथ। सर्दी का मौसम होता है, सुबह का समय होता है। ऑथर देखती है कि साहिब एक टेनिस कोर्ट के गेट के बाहर खड़ा हुआ है। साहिब देखता है कि कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहा है टेनिस कोर्ट के अंदर, और वो कहता है कि मुझे ना ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। और साहिब ये भी कहता है कि जो गेट में है ना टेनिस कोर्ट का, वो तो कभी कभी उसे अंदर जाने भी देता है और झूला झूलने भी देता है, पर तभी देता है जब टेनिस कोर्ट पे कोई भी नहीं होता तब। उस दिन साहिब ने टेनिस वाले जूते पहने हुए थे जो कि उसके कपड़े से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसका कपड़ा गंदा बंदा था और वो जूते थे फुल टेनिस वाले। अब ऑथर सोच रही होती है कि कहीं इसने चुरा के तो नहीं लिया किसी से। वो पूछता है साहिब से कि जूते तुम्हें कहाँ से मिले। तो साहिब आगे से कहता है ये जूते मुझे किसी ने दिए। तो बेसिकली ये जूते किसी अमीर लौंडे के थे, तो थोड़ा सा छेद हो गया था जूते में, तो उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो। तो इस तरीके से वो साहिब को मिलता है। उस अमीर लौंडे के लिए जूता जिसमें छेद हो गया था बेकार था, बट साहिब जैसे बच्चे के लिए जिसने जिंदगी भर शायद ऐसे नंगे पैर जीना सीखा था, ये फटे हुए जूते एक सपने की तरह था जो उसने पूरा कर लिया था। फिर ऑथर सोचती है हाँ शायद उसका ये सपना तो पूरा हो गया है, बट टेनिस खेलना ये सपना शायद उसका कभी पूरा ना हो, क्योंकि साहिब ने बताया था कि उसे टेनिस खेलते हुए देखना बहुत पसंद है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी टेनिस खेलना चाहता था, बट शायद ये सपना कभी साहिब का पूरा ना हो पाए। सही में तुम लोगों से कुछ शेयर करूँ तो मेरे साथ भी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। तो हमारे यहाँ पे नया नया फुटबॉल क्लब खुला था जहाँ बच्चे जाके फुटबॉल खेलना सीखते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी ज्वाइन करा था, मैं भी चाहता था कि उनके साथ जाके खेलूं, बट वहाँ का कंडीशन ये था कि तुम्हारे पास अपना फुटबॉल बूट होना ही चाहिए। मेरे पास नहीं था यार। अब कुछ महीने पहले पापा को कितना रोना धोना कर क्रिकेट किट्स मंगवाया था कि तुम्हारा बेटा यार क्रिकेटर बनेगा। अब क्या क्या था पापा से कि नहीं अब तुम्हारा बेटा फुटबॉलर बनना चाहता है, समझो यार। तो मैंने पापा से कभी नहीं कहा, मैं अपने दोस्तों को दूर से खेलते हुए देखता था। बुरा तो लगता था बट क्या कर सकते हैं, स्टोरी वापस आते हैं। अब थोड़ा और समय बीतता है और एक दिन ऑथर देखती है कि साहिब ना अपने हाथों पे दूध का एक कंटेनर लेके कहीं जा रहा होता है। वो साहिब को पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो साहिब आगे से जवाब देता है कि मैं जा रहा हूँ काम पे। मैं आजकल काम करता हूँ चाय के टपरी पे, मुझे 800 रुपए महीने के मिलते हैं और खाना पानी भी मिल जाता है। अब जब वो कह रहा होता है ना ये चीजें, तो ऑथर उसके चेहरे की ओर देखता है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वो जो बचपना था, बेफिक्री था, टेंशन नहीं था भाई साहब। भले वो कचरे उठाया करता था एक समय पे, बट चिल था यार वो बच्चा। बट शायद अब उसे ये चाय का कंटेनर भी भारी लग रहा था। वो दिल से ये काम नहीं कर रहा था, बस मजबूरी से कर रहा था। इसीलिए शायद आज साहिब को उस कचरे के बैग से ज्यादा भारी लग रहा था ये हल्का सा चाय का कंटेनर। अब साहिब यार आजाद नहीं है, अब साहिब अपना मन का मालिक नहीं है। अब वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, उसे वही करना होगा जो उसका मालिक कहेगा। तो यार इसी सैड एंडिंग के साथ ये स्टोरी होता है खत्म, जहाँ में साहिब ने अपना बचपन खो दिया, उसका आजादी खो दिया। और ये सारी चीजें हुआ इसलिए क्योंकि उसका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गरीबी उसके सामने आ चुका था, जिसने उसका बचपन छीन लिया था उससे। ये स्टोरी काफी लंबा है, तो ये है पार्ट 1। अब इंतजार करना पार्ट 2 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, तो यार पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। भाई को तुम्हारे सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यार कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्यों? सही है ना? थैंक यू, लव यू ऑल। चलो अब आप देखते हैं द लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। आई वांट टू ड्राइव ए कार। साहिब की तरह अब हमें देखना है एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी, जो कि रहता है फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद ना फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए। पूरे इंडिया भर में कहीं में भी अगर ग्लास रिलेटेड कुछ भी चीज बन रहा है ना, तो पॉसिबल है कि वो फिरोजाबाद से बन के आ रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद को इंडिया का ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है। अब तुम्हारे लिए एक सवाल यहाँ पे, फिरोजाबाद कौन सा स्टेट से है मुझे बताओ। खैर इस शहर के अंदर पे जितने भी लोग है ना, वो जनरेशन से यही चूड़ियां बना रहे हैं। आज भी जो लोग रहते हैं ना वहाँ पे, वो वही काम कर रहे हैं जो उनके दद्दा के दद्दा ने करा था, चूड़ियां बनाना। और हमारा मुकेश भी इन्हीं फैमिली में से एक है। बट प्रॉब्लम क्या पता है, चूड़ियां बना रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, बट जब कोई इंसान कुछ काम करता है ना, तो उस उम्मीद से करता है कि उससे उसका जिंदगी बेटर होगा, पैसे मिलेंगे। बट ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है ना, इसने बस फिरोजाबाद के लोगों को गरीबी दिया था और कुछ नहीं। वहाँ के लोग इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अपना भरपेट खाना जुगाड़ कर पाए। अब तुम इमेजिन कर लो उनका कंडीशन कैसा होता होगा। बट इन सब में हमारा मुकेश बिल्कुल अलग था। वो अपने बाप दादा की तरह जिंदगी भर चूड़ियां नहीं बनाना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ये उसका एक ड्रीम था। हाँ, मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना है और मुझे मोटर ब्लॉगर बनना है। अब आई डोंट नो हम दोनों सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हमारा सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। खैर
अब हमारे ऑथर को भी लगता है कि मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक बनने का ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इस चीज को बुक के अंदर भी डिस्क्राइब करा गया एक वर्ड से, इसका नाम है मिराज। अब जब तुम डेजर्ट पे प्यासे होते हो और पानी की तलाश पे होते हो तब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आगे ना पानी है, तालाब है, बट रियलिटी में वो होता नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मुकेश का जो ये सपना है ना वो एक मिराज की तरह है, जो कि किसी दिन फिरोजाबाद की इस धूल खाते हुए गलियों में कहीं खो जाएगा। क्योंकि पूरे फिरोजाबाद में लगभग 20,000 से भी ऐसे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग हमारा मुकेश, जो किसी फैक्ट्री में किसी ऐसे कंडीशन पे जहाँ गर्मी होगा, भट्टी में आग जल रहा होगा, मतलब ऐसा कंडीशन जिसे डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता, उस कंडीशन में भी ये लोग काम कर रहे हैं, चूड़ियां बना रहे हैं। और इस कंडीशन पे लंबे समय तक काम करने की वजह से कई बच्चों ने अपना आंखों का रोशनी भी खो दिया है। अगर फिरोजाबाद में कानून सही से फॉलो होता तो शायद मुकेश और उसके जैसे जितने भी 20,000 बच्चे हैं ना, उन्हें इस तरीके से भट्टी में जलते हुए चूड़ियां ना बनाना पड़ता, वो अपने सपनों को जी पाते। बट तुम्हें पता है ऐसा होने वाला नहीं है। इंडिया में कानून कौन ही फॉलो करता है। तो बेसिकली हमारा ऑथर यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहा है कि भाई साहब मुकेश और उसके जितने भी बच्चे हैं, अगर वो चूड़ियां नहीं बना रहे होते तो शायद वो अपना पैशन फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे मुकेश का सपना था कि वो मोटर मैकेनिक बने, और मेरा सपना है कि मैं एक मोटर ब्लॉगर बनूं। बट ये चीजें होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरे फिरोजाबाद में हो रहा है घनघोर लेवल पे बाल मजदूरी। खैर बाल मजदूरी से याद आया, मेरे घर का सबसे बड़ा बाल मजदूर तो मैं ही हूँ। घर का बड़ा बेटा मतलब यार बाल मजदूर। घर का टॉयलेट साफ करने से लेके मार्केट पे जाके सब्जी लाने तक सारे काम करता हूँ यार। फिर भी माँ बाप के ताने सुनता हूँ कि तू तो किसी काम का नहीं है। अगर तुम भी घर के बड़े बेटे हो तो तुम रिलेट कर पाओगे यार। मतलब तुमने दिन में कितने बार माँ बाप के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुना होगा इतने काम करने के बावजूद भी। ना 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 नहीं होता यार। हम जिंदगी में पैदा हुए अपने बाप माँ का गुलामी करने के लिए। सारे मजे तो ये छोटे लोग कर जाएंगे, हमें तो बस अपने माँ बाप का नौकर बनते हुए अपनी जिंदगी को बिता देना है। खैर अब स्टोरी पे वापस आते हैं। अब मुकेश हमारे ऑथर से कहती है चलिए आपको मैं अपना होम टूर करवाता हूँ। उसका पुराना घर को अभी अभी रिबिल्ड करा गया था। वो दोनों गुजरते एक छोटे से गली से जहाँ कचरा बिखरा पड़ा था। बगल में ढेर सारे घर थे जिनके दीवारें टूटे फूटे थे, खिड़कियां नहीं था, दरवाजा भी होना नहीं होना बात बराबर था। और घर के अंदर ढेर सारे इंसान और जानवर इकट्ठा बैठे हुए थे। और कुछ देर चलने के बाद मुकेश का घर आता है और वो दोनों एंटर करते हैं रूम पे। घर पे एंटर करते ही ऑथर देखती है कि एक चूल्हे पे पालक की सब्जी बन रही है। अब देखो मेरा तो ना पालक पनीर फेवरेट है, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट है कि नहीं है। बगल में एक प्लेट रखा हुआ था जहाँ पे ढेर सारे सब्जी कटे हुए थे, और एक बहुत ही दुबली पतली औरत जिसके आंखों में धुआं मंडरा रहा था, वो ऑथर को देख के स्माइल करती है। अब ये औरत मुकेश का भाभी था, यानी कि मुकेश का बड़ा भाई का बीवी था। उसने काफी कम उम्र में अपने बहू बनने का जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया था। अपने घर पे वो 3 मर्दों को संभालती थी, एक तो उसका खुद का हस्बैंड, दूसरा मुकेश और मुकेश का बाप। थोड़ी देर में मुकेश का बाप आ जाता है घर में, जिसे देख कर घर की बहू सबसे पहले तो घूंघट ओढ़ लेती है एंड जाके एक टूटे फूटे दीवार के पीछे जाके छुप जाती है। अब देखो ऐसे घूंघट ओढ़ना ना ट्रेडिशन का पार्ट है, एंड सही में बताओ तो मुझे ये ट्रेडिशन काफी पसंद है। मैं तो फैंटेसाइज कर चुका हूँ यार, मुझे लाल साड़ी वाली ऐसे घूंघट पहने हुए किसी भूत से इसका करना है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे इंसानों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं फैंटेसाइज करता हूँ भूतों के साथ। तुम्हें शायद ये मजाक लगेगा बट मैं सीरियसली ये घूंघट पहने हुए लाल साड़ी वाली औरत को देखने के लिए राजस्थान चला गया था भाई, भानगढ़ के किले पे। मुझे देखी नहीं यार वो अधूरा प्यार। उम्मीद है जिंदगी में किसी दिन तो मुलाकात होगा किसी घूंघट में लाल साड़ी वाली औरत से। खैर स्टोरी पे आते हैं और मुकेश के पापा के बारे में कुछ बातें करते हैं। अब देखो मुकेश का पापा ना एक समय में टेलर था, कपड़े सिलाता था, बट अब वो एक बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाता है। बट उसने अपनी जिंदगी में चूड़ियां बनाते हुए कुछ उखाड़ा नहीं था। वो अपना घर तक कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक, ना ही उसने कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बस अगर कुछ करा था तो अपने बेटों को सिखाया था, जो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाना सिखाया था उसने अपने बच्चों को। फिर ऑथर मिलती है मुकेश के दादी से। अब मुकेश की दादी कहती है ये मुकेश का कर्मा है, उसका डेस्टिनी है कि वो चूड़ियां ही बनाएगा। उसका खुद का पति भी अंधा हो जाता है ऐसे चूड़ियां बनाते बनाते, कोई ग्लास का टुकड़ा उसके आंखों में गिरने की वजह से। दादी कहती है कि हमने एक ऐसे कास्ट में जन्म लिया जिसका काम ही है चूड़ियां बनाना, तो हमें जिंदगी भर चूड़ियां ही बनाना पड़ेगा। हमने अपने पूरी जिंदगी में चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। फिरोजाबाद के किसी भी कोने में, किसी भी गली में तुम चले जाओ, तुम्हें बस दिखेगा तो बस चूड़ियां ही। इसीलिए ऑथर कह रही थी कि मुकेश का जो ये सपना है ना कि मोटर मैकेनिक बनने का, ये शायद एक मिराज है जो कि फिरोजाबाद के धूल खाते हुए गलियों में कहीं खो जाएगा एक दिन। फिरोजाबाद पे तुम किसी भी घर पे चले जाओ, उनके आंगनों पे तुम्हें रंग बिरंगे चूड़ियां दिखी जाएगा। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू और पता नहीं कितने, जितने रेनबो में कलर्स होते हैं ना, उतने कलर्स के चूड़ियां तुम्हें फिरोजाबाद पे मिल जाएगा। जब चूड़ियां बन जाते हैं ना तो एक ठेला आता है 4 चक्कों वाला, वहाँ पे इन चूड़ियों को रखा जाता है और एक जवान इंसान इस ठेले को ठेलते हुए मार्केट लेके जाएगा फिरोजाबाद की गलियों से, और वहाँ जाके सारे चूड़ियों को बेच किया जाएगा। यही जिंदगी चलते आ रहा है फिरोजाबाद के लोगों के साथ। फिर हमारे ऑथर को दिखता है कि कचरे झोपड़ियों में अंधेरा घर है, बस एक लालटेन है जिसके नीचे पूरा फैमिली, लड़का लड़की बाप माँ इकट्ठे लाइन पे बैठे हुए हैं और चूड़ियां बना रहे हैं। और लंबे समय तक ऐसे अंधेरे कंडीशन पे काम करने की वजह से कई बच्चों ने अपने आंखों का रोशनी तक खो दिया है। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद ऑथर मिलती है सविता से। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और वो दोनों ही चूड़ियां बना रहे थे। सविता भाभी का आई मीन सविता भाभी नहीं, सविता का हाथ ऐसे चल रहा था जैसे मशीन चलता हो। चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था, बट उसका हाथ ऐसे चल रहा था चूड़ियां बनाते हुए जैसे कि कोई रोबोट बना रहा है चूड़ियां। अब इसे देख
क्या हमारी ऑथर सोच रही होती है? क्या इस लड़की को पता है इस चूड़ी का क्या इंपॉर्टेंस है? ये चीज तो हम सबको पता है कि इंडियन वुमेन्स के लिए बैंगल्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक सुहागन का ताज होता है भाई साहब। स्पेशली जो लाल चूड़ियां होते हैं ना, वो तो सिंबल होती है एक सुहागन का कि वो शादीशुदा है। अभी शायद सविता को ये पता ना हो कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चूड़ियों का, बट जब वो शादी कर लेगी एक दिन तो उसके हाथों में भी लाल चूड़ियां पहनाई जाएगी, सर पे लाल घूंघट ओढ़ा जाएगा और वो किसी की दुल्हन बन जाएगी। एग्जैक्टली जैसे उसके बगल में बैठी हुई वो औरत कभी किसी की दुल्हन बनी थी। आज भी उस औरत ने उसके हाथों पे चूड़ियां पहनी हुई है, पर उसके चेहरे पे अब वो खुशी, वो मुस्कान नहीं है। वो औरत ऑथर से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। तुम समझ रहे हो क्या सिचुएशन वहाँ का? इतना मेहनत से लोग काम करते हैं बट वो भरपेट खाना तक अपने लिए इकट्ठा नहीं कर पाते। उसका पति आता है और कहता है हमें बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कुछ करा था तो अपने फैमिली के लिए एक छोटा सा घर बनाया था। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये छोटा बात है, नहीं यार, इंडिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं है। जब कंडीशन बहुत बुरा होता है तो वो कहीं भी रह लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं मेरे तरह जो किराए के मकान में रहते हैं। हाँ यार, मेरा भी कोई घर नहीं है अपना, मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ। दुख है यार, दुख है। खैर अब स्टोरी पे आते हैं। ऑथर भी यहाँ पे यही चीज कह रही होती है कि इस बंदे ने वो चीज अचीव करा था जो कई लोग नहीं कर पाए। कई लोगों का सपना है एक घर जहाँ तुम अपना सुकून का नींद और चैन ले सकते हो। कई लोगों का ये सपना होता है। फिर हमारे ऑथर को दिखता है कि फिरोजाबाद के हर एक घर में बस एक ही चीज को लेकर रोना था कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने लिए, बस चूड़ियां बना रहे हैं। इवन तो ये काम करके उन्हें इतना भी पैसा नहीं मिल रहा है कि वो भरपेट खाना खा सके। यही बोरिंग काम सालों से करते करते अब उन लोगों के अंदर पे कोई सपना, होप, ड्रीम कुछ नहीं है। अब वो अपना जिंदगी को बदलना भी नहीं चाहते, जो जैसे चल रहा है चलने दो। ऑथर कुछ यंग लड़कों से पूछती है कि तुम लोग इकट्ठे मिल क्यों नहीं जाते हो, एक टीम बना लो एंड एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करो जिससे कि तुम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, ये मिडिलमैन को भगा पाओगे। अब देखो, तुमने अमूल डेयरी का नाम सुना होगा, जहाँ में फार्मर्स दूध इकट्ठा करते हैं आपस में एंड देन कोऑपरेटिव बना के अमूल डेयरी को चला रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके का सजेशन दिया था ऑथर ने कि आप लोग भी एक कोऑपरेटिव बना लो, एक ग्रुप बन जाओ और फिर बिजनेस करो, देखना अंधा पैसा छापोगे। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हमने ऐसा करा ना तो पुलिस हमें अरेस्ट करेगी, हमें मारेगी, हमारे साथ एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करा जाएगा। वो सारे के सारे हेल्पलेस थे, उनके पास कोई अपना लीडर नहीं था जो उन्हें गाइड कर पाए, जो उन्हें इन सिस्टम से लड़ने पे मदद करे। हाँ, सिस्टम से याद आया, पुलिस से ना मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ सही में। जब मैं क्लास 8 पे था ना तो एक बंदी थी जो मुझे काफी भाव दे रही थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था। यार किसको अच्छा नहीं लगेगा जब कोई बंदी भाव दे रही हो, है ना? हम बातें करते थे, वो मुझे भाव देती थी, मैं भाव लेता था। बट एक दिन मुझे पता चलता है कि उसका बाप यार पुलिस है। एंड देन उस दिन के बाद से मैंने उस बंदी को टोटली इग्नोर कर दिया। मतलब अब बंदी भाव दे रही है, उसका बाप कुछ और दे देगा, मेरे समझ रहे हो बात? रिस्क क्यों लेना? खैर स्टोरी पे आता है। अब ऑथर को फिरोजाबाद के अंदर पे दो दुनिया दिख रहा है। एक जहाँ पे गरीब फैमिली से कास्ट सिस्टम है और गरीबी है, जहाँ में बचपन से लोग अपना जिंदगी बिता रहे हैं, और दूसरी तरफ साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिस, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ये लोग हैं जो मजे मार रहे हैं। यार रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग जिंदगी में मजे करते हैं क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं सोने के चम्मच लेके, और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं और स्ट्रगल के साथ ही हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है। खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। ऑथर बताती है कि फिरोजाबाद के अंदर में जो बच्चे हैं ना, वो पैदा होने के साथ साथ उनको मिलता है बोझ, गरीबी का, कास्ट का एंड होपलेसनेस का। उन्हें जो जिंदगी मिला है ना, वो जिंदगी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे साथ कुछ बदलने नहीं वाला, जो है ऐसे रहेगा, ऐसे चलेगा। अगर तुम अपना जिंदगी बदलना चाहते हो ना तो तुम्हें डेयरिंग होना पड़ेगा। बट फिरोजाबाद के बच्चों को बचपन में ये चीज सिखाया नहीं गया था कि कैसे डेयरिंग बनते हैं। बट मुकेश बिल्कुल अलग था। मुकेश डेयरिंग था, वो भी तो फिरोजाबाद में पैदा हुआ था, उसके साथ भी सेम दिक्कतें थे। उसकी फैमिली गरीब था बट उसके पास एक सपना था, एक ड्रीम था कि वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक, और तुम्हारा भाई बनना चाहता है एक मोटर ब्लॉगर। आई डोंट नो तुम सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। अगर सपोर्ट करते हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। द माउंटेन गाय। कहाँ आ गए, टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, तो मुकेश बनना चाहता है मोटर ब्लॉगर, सॉरी, मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, और वो ये चीज करके ही रहेगा। वो कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा और सीखूंगा कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे गाड़ी बनाते हैं। ऑथर कहती है कि तुम्हारे घर से तो गैराज बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? तो मुकेश कहता है कि मैं पैदल चल चल के चला जाऊंगा। देखो, अगर तुम्हारे पास जुनून होना कोई चीज करने का तो तुम कैसे भी कर लोगे। और मुकेश को देख के ऐसा लग रहा था कि इस बंदे में जुनून तो है। ऑथर पूछती है कि किसी दिन तुम क्या आसमान में हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो क्या? मुकेश डायरेक्टली मना कर देता है क्योंकि मुकेश औकात से बाहर का सपना नहीं देखता। उसे पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। फिर ऑथर मनी मन सोच रही होती है कि अगर फिरोजाबाद से कोई हवाई जहाज उड़ के जाता तो मुकेश जैसा कोई और ये सपना भी देखता है कि एक दिन मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इस शहर के अंदर। बट हाँ, जो सपना मुकेश ने देखा है शायद एक दिन वो अचीव कर ले। इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा ये चैप्टर। अगर आया तो ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। अगर ऐसे एनिमेटेड कंटेंट देखना चाहते हो चैनल को चेकआउट करना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, लव यू ऑल।